सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक 11th की बायोलॉजी का जो NCERT सीरीज़ है। NCERT हम स्टार्टिंग से NCERT लेके चलेंगे। आपको पता है नीट में जो नीट 2024 जो आपका होने वाला है 5 मई को, ठीक है, उसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है NCERT की। और बायोलॉजी तो आपको पता है 50% वेटेज बायोलॉजी का ही होता है नीट में, बाकी 25% किसका होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो बायो का वेटेज ज़्यादा है, तो बायो में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बायोलॉजी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए NCERT की, तभी आप जाके नीट में 50% मार्क्स बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम आज से शुरू करने वाले, सबसे पहले 11th की बायोलॉजी शुरू करेंगे। 11th से बिल्कुल हम बेसिक से जाएंगे, 11th की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड का सबसे पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड का जो पहला चैप्टर है वो है लिविंग वर्ड। ओके, तो लिविंग वर्ड से हम शुरू करने वाले हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पॉसिबिलिटी है जहाँ से बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी। आपको क्या करना है, अपनी बुक सबसे पहले बुक लेके बैठना है और एक कॉपी लेके अलग से बैठनी है, जिससे आप नोट्स बनाते जाओ। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको या तो अंडरलाइन कर लो या फिर अलग से लिख लो, एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लो। ओके, तो आपको स्टार्टिंग से ये करना है। तो सबसे पहले जो अगर लिविंग वर्ड के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, एक पेज है आपका जिसमें आपके साइंटिस्ट की फ़ोटो बनी है, उसमें लिखा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अर्नेस्ट मेयर। वो फोटोग्राफ जो दिख रही है आपको, वो अर्नेस्ट मेयर की है। और इनको सेंचुरी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट मेयर। ओके, उसके बाद देखिए, इनको 3 ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको मिला था। किसको? अर्नेस्ट मेयर को। अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो जो बातें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे मैंने बता दी है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको मिला था, जिसमें सबसे पहला बाल्जन प्राइज इनको जो मिला था 1983 में मिला था। उसके बाद आपको इसके बाद इनको मिला था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था 1994 में मिला था। उसके बाद आपको इनको मिला था क्राफोर्ड प्राइज 1999 में मिला था। ओके, तो आपको ये 3-4 चीज़ें जो है इनके बारे में याद रखनी है। और जो इनका जो बर्थ हुआ था वो 1904 में हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मतलब ये इससे तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये जो मेन चीज़ें, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी और तीनों प्राइज़ कौन कौन से थे उनको जो मिले, आपको उनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। लिविंग वर्ड चैप्टर में देखिए, सबसे पहला जो आपका लिविंग वर्ड में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट एक बार आप रीड कर लेना। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं इधर उधर आपको फालतू का और कुछ नहीं बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो देखिए, व्हाट इज लिविंग, सबसे पहला आपका टॉपिक होगा व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पहला पैरा है आपका, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। व्हाट इज लिविंग हम देखेंगे क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली look for the distinctive characteristics exhibited by the living organism: growth, reproduction, ability to sense and environment in mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism, ठीक है। अगर हम कोई किसी लिविंग के बारे में सोचें कि लिविंग कैसे होते हैं, तो देखो उसमें क्या, उनमें होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें होती है, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटा, और कुछ और फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरैक्ट एंड द इमरजेंस टू द लिस्ट एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब देखो, हम ये जो जो चीज़ें हमने देखी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम इनको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आप डिटेल में दिया है। जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूँगी या फिर आपको बता दूँगी, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। ओके, इसके बाद आ जाते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा वो लगा हुआ, मेटाबॉलिज्म वर्ड आया, आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th 9th 10th में, आपने जब जितने भी साइंस पढ़ी होगी, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या हो रहा है, जब हम खाना खा रहे हैं, हमारे में डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर
ऑकरिंग इन आवर बॉडी टुगेदर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई मेटाबॉलिज्म। उसके बाद देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, हमने देखा है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखो अभी तक मैंने ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताया नहीं कि आप अंडरलाइन कर लो, बट इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, वो नंबर में भी इंक्रीज हो रहा, मास में भी इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। उसके बाद आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं सेल डिवीजन से। इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अब देखो प्लांट्स आपने देखे होंगे यार, प्लांट्स अभी तो इतना छोटा था, फिर धीरे धीरे इतनी जल्दी बढ़ जाता तो और भी बड़ा होते रहता है, वो अपने लाइफ टाइम वो ग्रो करता है। प्लांट्स क्या करते हैं, लाइफ टाइम ग्रो करते हैं। और एनिमल्स में आपने देखा होगा या ह्यूमन बीइंग में देखा होगा, कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारी ग्रोथ होना रुक जाती है, हमारी हाइट बढ़ना क्या होती है, रुक जाती है। एक एज आती है जिसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, बट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हाउ एवर सेल डिवीजन अकर इन द सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अब देखो कुछ कहीं कहीं पर सेल डिवीज़न इसलिए भी होता है जैसे हमें कहीं पे चोट लग जाएगी, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वहाँ से चोट लग गई तो आप उसको हील करने के लिए क्या होगा, सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, जिससे क्या होती है, नई सेल्स आ जाती है, हमारी नई सेल्स आ जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पे हमारी चोट धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो क्या होता है, सेल डिवीज़न इसलिए भी होता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन, और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में डिफरेंस तो आपको पता होगा ना। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें मल्टी मतलब मैनी, जिसमें मैनी सेल्स होंगी उसको मल्टी सेलुलर, और यूनि मतलब सिंगल सेल, ठीक है, जिसमें सिंगल सेल होगा उसको यूनिसेलुलर। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय द सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। हम इसको क्या करते हैं, इन विट्रो में हम देख सकते हैं, जब उसमें जब हम देखते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो उसमें क्या होता है, जब हम उसको आउटसाइड द बॉडी फ्यूजन कराते हैं तो माइक्रोस्कोप से हम उसकी सेल को डिवाइड करते हुए देख सकते हैं, डिवाइड उनके नंबर को काउंट कर सकते हैं। ओके, तो वो भी क्या है, सिंगल सेल है। ओके, अब देखो इसके बाद देखो इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसको हम इंक्लूसिव इवेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जो ग्रोथ हो रही है, हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें ग्रोथ हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉन लिविंग में ग्रोथ ही नहीं हो रही। कुछ पहाड़ आपने देखे होंगे थोड़े करके बढ़ते रहते हैं, पहाड़ बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसमें सॉइल की एक्यूमुलेशन होती है, या फिर कुछ बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं, ठीक है, उनमें मटेरियल की एक्यूमुलेशन होती है, जमा होते रहती है चीज़ें, तो उनकी भी ग्रोथ होती है, वो भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और रिप्रोडक्शन, पहला ये था ग्रोथ, दूसरा देखते हैं रिप्रोडक्शन को एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जो इनफर्टाइल हैं, जो यंग वंस को बर्थ नहीं दे पाते, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो स्टेराइल हैं, जैसे म्यूल, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, और वर्कर बीज, तो ये क्या करते हैं, ये भी इनफर्टाइल होते हैं। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी एक्सक्लूसिव इवेंट मानते हैं, क्योंकि ये सारे लिविंग में नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। जैसे बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोल रहे हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि पहाड़ ग्रो करते हैं क्योंकि उनमें मटेरियल की अक्यूमुलेशन हो जाती है। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ इनसाइड से हो रही है, हम लोगों में क्या होता है, अंदर से ग्रोथ होती है ना, ठीक है, growth from inside, and growth therefore cannot be taken as a defining property of the living। इसीलिए इसको हम देखो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक तो डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग। अब देखो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगे जो सिर्फ लिविंग में ही हो रहे होंगे, ठीक है, और सारे लिविंग्स में हो रहे होंगे, ठीक है, लिविंग में तो हो रहे हैं और सारे लिविंग्स में प्रेजेंट है। और नॉन डिफाइनिंग, इसका मतलब ये लिविंग में होते हैं बट कुछ नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर लिविंग में होते हैं
बट ये सारे लिविंग्स में भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे condition under which it can be observed in the all living organism have to be explained, and then we understand that it is the characteristics of living system. Dead organism does not grow, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब हमारा जो दूसरा पैरा है वो शुरू हो चुका है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। In multicellular organisms, reproduction refer to the production of the progeny possessing features more or less similar to those progeny. अब reproduction का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ओके। सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल गैमेट की, और इससे क्या होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, और इससे क्या होता है, जब जो बच्चा होता है वो सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स होता है, या फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत मैच करते होंगे, या फिर पूरे मैच करते होंगे, बट थोड़े कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स के मैच करेंगे उनके अपने पेरेंट्स से, प्रोजेनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच करेंगे, ओके। एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अभी देखो एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कुछ ऐसे कुछ फंजाई हैं, आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन होता है उनमें। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जैसे कुछ, और हाइड्रा हो गया, जैसे कुछ एनिमल हो गए, लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, लोअर एनिमल हो गए, इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखेंगे हम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमने देख लिया कि एसेक्सुअल मीन से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स एंड दे प्रोड्यूस, ओके। ये मैंने बता दिया कि फंजाई में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक द इन लोअर ऑर्गेनिज्म like yeast and hydra we observe budding in planaria flatworm and we observe ट्रू रीजनरेशन। अब देखो हम हाइड्रा में क्या फाइंड करते हैं, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है, प्लेनेरिया फ्लैटफॉर्म जिसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है। ये याद रखना, ये आता है कि अब हाइड्रा और ईस्ट में क्या होगा, बडिंग होगा, बडिंग के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेंगे, और ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होगा, प्लेनेरिया जिसको फ्लैटफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, प्लेनेरिया को फ्लैटफॉर्म भी बोलते हैं, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रीजनरेशन होता है, ओके। इसमें क्या होता है, अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देखो फ्रेगमेंट्स मतलब जैसे कोई है, इसके बॉडी का एक पार्ट होगा, जैसे मान लो ये इसकी बॉडी का पार्ट है, और ये क्या करेगा, ये पार्ट ऐसे टूट के अलग हो गया, तो ये क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये हो गया आपका रीजनरेशन। एंड The fungi, the filamentous algae and the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation। अब फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, फिलामेंटस एल्गी में भी, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में भी। मॉसेस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स के टाइप्स है ना, तो ये क्या होते हैं, ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। इन सब में फ्रेगमेंटेशन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर एल्गी और अमीबा। कुछ यूनिसेल्युलर, अभी तक हम मल्टीसेल्युलर की बात करते हैं, अब देखिए कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। जैसे आपके बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, आपके बैक्टीरिया हो गए, ये क्या हो गया, और कुछ अमीबा हो गए, और ये क्या होते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। इनमें क्या होता है, सिनोनिमस होता है रिप्रोडक्शन ग्रोथ के साथ, ओके। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, और इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, इनमें सेल्स के नंबर भी इंक्रीज होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। और हमने पहले ही देखो ग्रोथ को डिफाइन कर दिया था कि क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल नंबर की इंक्रीज होती रहती है तभी ग्रोथ भी होती रहती है। सेल नंबर और मास, या फिर सेल नंबर इंक्रीज होगा या फिर मास इंक्रीज होगा, ओके। हेंस वी नोटिस दैट इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपने नोटिस किया होगा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हम अभी अच्छे से इनको वी नॉट इजीली क्लियर अप टू द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म्स। देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का अभी हमने अच्छे से इन टर्म्स को हम अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाए, अभी करेंगे, ठीक है। अब देखो, फर्दर देयर आर बीन्स ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब देखो क्योंकि इनको हम अच्छे से अभी नहीं देख पाए, जैसा अभी मैंने बताया था ना,
कि हम इनको कैसे रखें, लिविंग का कैरेक्टर माने या नॉन लिविंग का कैरेक्टर माने, कंफ्यूज हो गए थे। क्योंकि ग्रोथ ऐसा हो रहा है कि ग्रोथ लिविंग में होती है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, बट क्या हो रहा है, ये नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर है। जैसे अभी बताया था कि जो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ माउंटेन्स ऐसे होती हैं जो ग्रो करती हैं। और अगर रिप्रोडक्शन को लें तो रिप्रोडक्शन में कुछ म्यूड, स्टेराइल म्यूड, अगर देखो स्टेराइल म्यूड होते हैं या वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, वर्कर बीज जो होती है ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये लिविंग का कैरेक्टर कैसे हो गया? अभी देखो ये जो अब मैंने लिखा है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के बीच में डिफरेंस बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, ऑफ कोर्स बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके सॉरी, मैंने थोड़ा वो कर दिया। अब देखो, फॉर देयरफॉर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, म्यूल, स्टेराइल, वर्कर्स बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल और एक्सेट्रा। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव में नहीं रखेंगे, ये भी एक्सक्लूसिव इवेंट है। अभी तक हमने देखा था ग्रोथ एक्सक्लूसिव इवेंट है, अब देखेंगे रिप्रोडक्शन भी एक्सक्लूसिव इवेंट है, इंक्लूसिव नहीं है। अब देखो, of course no non-living organism is capable of reproducing or replicating by itself। अब देखो, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है वो कि अपने आप से रिप्रोड्यूस करेगा या रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अब देखो अनदर कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो अब ये तक हमने देखा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखा है कि हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी टुगेदर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? केमिकल्स से बने होते हैं। अब देखो, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, कुछ केमिकल्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, इनकी अलग अलग क्लासेस से ये होते हैं, इनका साइज अलग होता है, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या हो रहे हैं? कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं और कुछ अलग बायोमोलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। और जो कुछ ये क्या हो रहा है? दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, इसको ही क्या बोल रहे हैं? इसको कन्वर्जन बोल रहे हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, या फिर इसी को क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम बैठे हैं पर हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी रिएक्शन हो रही है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये जो सारी रिएक्शन हो रही है इसी को क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, बी दे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मतलब कोई भी है, चाहे लिविंग होना चाहिए, चाहे यूनिसेल्युलर है चाहे मल्टीसेल्युलर, सब में केमिकल रिएक्शन होती है। कोई भी ऐसा एक सिंगल इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, हमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे प्लांट्स, एनिमल्स और एनिमल्स या फंजाई या माइक्रोब्स जो भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इन सब में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस आकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। टोटल जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है इसी को मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। आपको ये याद कर लेनी है मेटाबॉलिज्म। अभी आगे बायोमोलिक्यूल में भी आएगा आपके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। अब मेटाबॉलिज्म को हम बाहर भी देख सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन, एक मिनट ना, द सम टोटल, ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड। हम मेटाबॉलिक रिएक्शन एक सेल फ्री सिस्टम में भी देख सकते हैं। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in the test tube is neither living or non-living। अब देखो टेस्ट ट्यूब में जो अगर हम देख रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन देख रहे हैं तो ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, ओके। Hence while metabolism is a defining feature of all living organism without exception। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने बोला ना, जैसे इसमें देखो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें या फिर ग्रोथ की बात करें तो इसमें एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग में भी हो रही है और कुछ नॉन लिविंग में भी हो रही है और रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग में हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शंस आ जा रहे थे, बट मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो बिना एक्सेप्शंस के सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। While metabolism is a defining feature of all living organism without exception। ये क्या है? बिना कोई एक्सेप्शन के ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction।
अब आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो विट्रो में हम करा रहे हैं, ये लिविंग थिंग तो नहीं है, हम इसको लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, बट ये लिविंग रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन चल रही है वो क्या है, लिविंग है। Hence, the cellular organization of the body is the defining feature of life form. अब देखो cellular organization भी क्या है, defining feature है life form का। उसके बाद एक और रह जाता है consciousness, ठीक है। अब देखो perhaps the most obvious technically complicated feature of all living organism। अब देखो एक बहुत complicated feature living organism का आने वाला है, इसको देखेंगे। is the ability to sense their surrounding or environment and respond to their environmental stimuli which could be physical, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब देखो हम ही लोग हैं, हमें अगर कोई किसी ने पेन छुपा दी, बिल्कुल हम एकदम से क्या करेंगे, हटा देंगे हाथ को। तो ये क्या है, हमारा एक सेंस है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने का एक सेंस है, ठीक है। तो ये सब में होता है, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। वी सेंस आर एनवायरनमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेंस करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं। एंड plants respond to external factors like light, water, temperature and the other organism or pollutant etc. देखो plants भी response कर रहे हैं, लाइट को कर रहे हैं, और लाइट को कर रहे हैं, वाटर को कर रहे हैं, टेम्परेचर को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्लांट्स, ओके। उसके बाद हम देखते हैं all the organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes। अब देखो prokaryotes क्या होते हैं, सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स तक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल कॉज। सारे कुछ भी जो लोअर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स या फिर हम यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देखिए, सारे क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं एनवायरमेंट को। एंड photo period affects the reproduction is the seasonal breeders and both the plants and animals। अब देखो फोटो पीरियड क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स में, दोनों को क्या कर रहा है, फोटो पीरियड अफेक्ट कर रहा है। किसको, दोनों को इफेक्ट कर रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स को, दोनों को, ठीक है। ऑल दी ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। सारे जो एनिमल क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं जो भी केमिकल उनके अंदर बॉडी में एंटर कर रहा है। ऑल दी ऑर्गेनिज्म देयरफॉर are aware of the surrounding human being that only organism who is aware himself। अब देखो सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, और हम एक ह्यूमन बीइंग ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या है, अवेयर। And has the self consciousness and consciousness therefore becomes the defining property of the living organism। अब देखो ये क्या हो गया, हम क्या है, हम अपने लिए कॉन्शियस है, अवेयर है अपने लिए, ठीक है। तो इसको ये क्या हो गया, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस तो सभी में है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस तो हम ही हैं सिर्फ, कि हम अपने लिए अवेयर हैं। बट अगर हम देखें कॉन्शियसनेस, सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, कॉन्शियस है, तो ये कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और अगर जो समझ में नहीं आया मैं वो बोर्ड पे समझाऊंगी, और वरना एक लाइन का मीनिंग जो हमारी NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ चल रही है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इंपॉर्टेंट कोई लाइन होगी आपको अंडरलाइन करनी है या फिर नोट कर लेना है बुक में या फिर कॉपी में, ठीक है। तो साथ साथ ये चीज़ें करते चलेंगे, और जब मैं पढ़ा लूँगी उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार NCERT ज़रूर रीड करनी है, क्योंकि नीट में आपको पता है NCERT का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और बायोलॉजी का तो 50% बायोलॉजी ही है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट अपना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है, अब देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मतलब कितनी वेराइटीज़ मिल रही है आपको, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इनकी स्पीशीज़ की कितनी वेराइटी मिल रही है आपको, ठीक है। अब देखिए, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत लार्ज वेराइटी में मिलते हैं, ठीक है। बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड योर पेस्ट और द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो क्या क्या मिलते हैं हमें, प्लांट्स मिलते हैं और इंसेक्ट्स, बर्ड्स और पेस्ट, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एनिमल और प्लांट।
and there are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. अब देखो कुछ organisms ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी naked eye, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट वो क्या है, हमारे आसपास है, जैसे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियाज, ये क्या है, हमारे आसपास हैं, बट हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन एंड the large range and variety of organism that you see would increase। जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते हैं, अपनी जगह बढ़ाते हैं, कितनी ज़्यादा वैरायटी में आपको मतलब कितने लार्ज एरिया में आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपको क्या मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, and you would probably see a much greater number and kinds of living organism and it डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, ठीक है। अलग अलग तरीके के आपके प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और प्लांट्स से मिलेंगे, और ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है, एनिमल्स मिलेंगे। एंड यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़, और ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स हैं चाहे जो भी एनिमल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। अब देखो जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ अभी तक नोन है, डिस्क्राइब्ड है या फिर नोन है, जिनको हम जानते हैं, वो कितनी है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को हम जानते हैं। बट अगर आप आगे चलिए, अभी 12th क्लास में देखेंगे, तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी में आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें है आपका जो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीशीज़ हैं, टोटल जितनी है अर्थ पे जितनी स्पीशीज़ हैं, वो है आपकी 7.1 मिलियन। और अभी देखिए 7.1 मिलियन में से हमें 1.1 टू 1.8 मिलियन है स्पीशीज़ ही पता है, और बाकी जितनी, अगर आप 7.1 में से 1.8 को माइनस कर दीजिए, देखिए इतनी स्पीशीज़ आपकी अभी भी अननोन है, और जो है अर्थ पे अभी है, बट वो नोन नहीं है, ठीक है। This refers to biodiversity or the number of type of organism present on earth। यही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, और कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, इसको शो कर रहा है। और we should remember here that we explore new areas and even old one new organism are continuously being identified। अब देखो, ये तो हमें पता है कि हम नए एरिया में जाते तो हमें नई स्पीशीज़ दिखेंगी, बट पुराने एरियाज़ में भी, जैसे हम यहाँ जिस एरिया पे हम जहाँ रहते हैं, अगर हम वहाँ पे भी देखें तो वहाँ पे भी और कितनी नई स्पीशीज़ निकल के आ जाएंगी। मतलब इतनी लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि अगर हम पुरानी जगह पे भी देखें तो वहाँ पे भी हमें कुछ नई स्पीशीज़ मिलेंगी। पूरा अगर नई जगह पे देखें तो वहाँ तो ऑब्वियस ही बात है नई मिलेंगे, बट अगर हम पुरानी जगह पे भी देखें, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें नया मिल जाएगा जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ होगा, ठीक है। As stated earlier, there are million of plants and animals in the world। हमें पता है कि बहुत सारे मतलब मिलियंस में प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे वर्ल्ड में। We know the plants and animals in our own area by their local names। हम उनको किससे जानते हैं, लोकल नेम से जानते हैं। And these local names would vary from place to place even within a country, ठीक है। और ये लोकल नेम क्या होते हैं, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। कोई चीज़ होगी, जैसे किसी चीज़ को यहाँ पे कुछ और नाम से हम बोलेंगे, फिर आगे जाके थोड़ा आगे जाएंगे तो उसको कोई उस लोकेलिटी के लोग उसको किसी और नेम से जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, और प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है नेमिंग, कि हम जैसे हमारी कंट्री में कोई फ्रूट होगा या फिर कोई एनिमल होगा, हम उसको दूसरे नेम से जानेंगे, बट कोई दूसरी कंट्री होगी उसको कोई अलग नेम से जानेंगे। ये कंट्री की बात कि हम अगर एक गांव ले लें, गांव में उसको कुछ और बोलेंगे उनकी लैंग्वेज, उनकी लोकल लैंग्वेज में, फिर शहर में आए कुछ और बोलते हैं उनके लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये है probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about, ठीक है। अब देखो इस नहीं होंगे हमारे पास एक दूसरे बात करने का, ठीक है, बात करने के लिए या फिर कॉन्वर्सेशन करने के लिए, एंड टू रेफर द ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, कि उन ऑर्गेनिज्म को हम किस नेम से रेफ़र कर रहे हैं। अगर हमारे पास हम किसी एक दूसरे से किसी से बात नहीं करेंगे इन बारे में, इस बारे में, तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक हो गया। Hence, there is a need to standardize that naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world। अब देखो इनको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। अब देखो जैसे हमारे गांव में किसी चीज़ को कुछ बोलते होंगे, अगले के गांव में कुछ और बोलते होंगे, शहर में कुछ और बोलते होंगे, फिर कंट्री में उसको किस नेम से जानेंगे। तो इसलिए
हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नेम को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जिस चीज़ को हम अलग अलग लोकेलिटी में उसको अलग अलग नेम से जानते हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे कंट्री में उसको एक ऐसा पर्टिकुलर नेम दे दे कि लोकल नेम से तो हम बोले, बट उसको जो उसका जो स्टैंडर्ड नेम है उससे सब लोग उसको जाने। यानी कि जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, अब हमारे यहाँ आम को कुछ और किसी क्या अमिया जैसे कोई बोलता है, ठीक है, अगर वहाँ पे बोल दिया उन्होंने और वैसे उसको आम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर लोग आम बोलते हैं, बट उसको कंट्री में फिर और लोग कुछ अलग नेम से जानते हैं, पूरे कंट्री के लोग अलग अलग नेम से जानते हैं, और फिर अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ और नेम से जानते हैं। तो इसलिए वो सारी कंट्रीज़ उसको एक नेम से जाने और सब लोग एक मेन नेम, एक उसको स्टैंडर्ड नेम दे देंगे, जिसकी जैसे आम का है मैंजीफेरा इंडिका, ऐसा स्टैंडर्ड नेम उसको दे देंगे जिसकी वजह से उसको पूरे वर्ल्ड में उसी नेम से जाने, ठीक है, जैसे आम को जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका के नेम से। उसके बाद आ जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। किसी स्पीशीज़ का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेम रखने को ही क्या बोल रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, नामकरण जिसको बोलते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। जब ये nomenclature या फिर naming of the naming तभी possible है जब हम उसको करेक्टली क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, तभी उसका नेम अच्छे से रख पाएंगे। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएंगे, तभी तो हम उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, उसका नेम रखेंगे। इन ऑर्डर टू facilitate the study numbers of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism and this is acceptable to biologists all over the world। अब देखो इन्होंने क्या करा, इसमें स्टडी करी, अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको स्टडी करी और सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया, ठीक है। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया एंड विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखो स्टडी ऑफ प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने बता रखा पूरा साइंस में कितने पार्ट्स होते हैं, फिर बायोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है बॉटनी और स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है आपका जूलॉजी, ठीक है। तो देखिए जूलॉजी और बॉटनी, अब जब हम बोलते हैं जूलॉजी और बॉटनी, स्टडी ऑफ बायोलॉजी के दो पार्ट्स हो गए। बायोलॉजी का मतलब होता है बायो का मतलब होता है लिविंग्स की स्टडी करना, और लाइफ, बायो का मतलब होता है लिविंग और लाइफ, लिविंग या लाइफ की स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, एक हो गया आपका जूलॉजी, एक हो गया आपका बॉटनी, ठीक है। अब जू देखिए, जू कहाँ, जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, नेम से पता चल रहा है जू में क्या होते हैं, और एनिमल्स होते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं जूलॉजी। और बॉटनी की बात करें तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो पूरे दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने आपस में बात करी और डिसाइड किया, जब उन्होंने बोला प्लांट्स के नेम रखेंगे तो उनको बोलेंगे ICBN, प्लांट का नेम जिसमें रखते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंडर पे क्या होगा, जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब उसको सारे लोग एक ही नेम से जानेंगे, सारे प्लांट मतलब जो भी प्लांट था हम नेम रखेंगे। तो इसमें क्या होता है ICBN, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी की ICZN, ठीक है, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी में फॉर है और जूलॉजी में ऑफ, ओके। तो IC आपको कंफ्यूज करने के लिए दो चार सेम दे देंगे, आपको ढंग से ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर टिक करना है, और जहाँ से क्वेश्चन आएगा यही आएगा। और इससे पहले वाले पैरा में से ये आएगा कि द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, ओके। ये है मेन और नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन आपका आएगा। और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मेन टॉपिक आपको अंडरलाइन करने की जहाँ पे ज़रूरत है, नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन की, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ICZN और ICBN हो गया आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN हो गया आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली नेम। साइंटिफिक नेम इंश्योर करते कि उस ऑर्गेनिज्म का नेम सिर्फ एक बार ही वो और वही नया नाम हो, ये नहीं कि उसको कोई कहीं और भी उस नेम से जानते हैं, कुछ ऐसा नेम रखते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट या किसी भी चीज़ का, उसका ऐसा नेम रखते हैं कि वो कहीं दुनिया भर में कहीं उसको यूज़ नहीं किया गया हो उससे पहले, ऐसा कुछ नया नेम रखते हैं, ठीक है। एंड description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name, and they also ensure that such a name has not been used for any other known organism। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो इंश्योर करते हैं कि वो उस नेम से कहीं और उसको कहीं भी नहीं जानते हो, वो नया नेम होना चाहिए, ओके। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism. Each name has two component। अब देखो नेम जब रखते हैं दो कंपोनेंट है, एक तो जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जब भी नॉमेनक्लेचर जब भी करते हैं, जब भी नेमिंग करते हैं क्या होता है, एक होता है आपका नेम, जब भी रखते हैं एक होता है आपका जीनस, एक होता है स्पीशीज। जो पहला नेम होता है वो जीनस होता है और दूसरा नाम होता है स्पीशीज, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, और जिसको मैंने जीनस बोला उसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम, ओके। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने, ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ये दिया आपका लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस। देखो बाय मतलब दो, इसमें दो चीज़ आ रही है, एक तो जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई, तो इसको क्या बोला, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किया। और सबसे पहले बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया आपका कैरोलस लीनियस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं वो लाइन आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, आप उसको अंडरलाइन कर ले। इसके बाद दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इन बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय दिस biologist all over the world, ठीक है। and this naming system using a two words format was found convenient, ठीक है, इसको convenient find किया। अब हम आगे देखते हैं, let us take the example of mango to understand the way। अभी तक मैंने बताया था मैंगो को किस नेम से जानते हैं पूरे दुनिया भर में, मैंजीफेरा इंडिका। तो जो मैंजीफेरा होगा वो उसका जेनेरिक नेम होगा, मैंजीफेरा जेनेरिक नेम हो गया, और जो स्पीशीज है ये हो गया आपका जेनेरिक नेम, और इंडिका हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। मैंजीफेरा हो गया जेनेरिक नेम और इंडिका हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीशीज नेम, ठीक है। अब देखो इसके आगे, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंने बता दिया, एक पहला जेनेरिक नेम हो गया, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम, एंड इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस वाइल इंडिका रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पीशीज, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और स्पेसिफिक एपिथेट। और अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, देखो नॉमेनक्लेचर के 4 रूल है, यूनिवर्सल रूल हैं 4, आपको वो याद करने हैं, ठीक है। ऑप्शन में आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। और एक एक लाइन से जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ वही लाइन आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ या वही लाइन आपको बोल रही हूँ, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट जो आपका जो पहला जो रूल है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का, वो है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। ये क्या होता है, लैटिन से लिए गए हैं, बायनोमियल नेम लैटिन वर्ड से लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और ये क्या होता है जब लिखते हैं इसमें इटैलिक में लिखते हैं इसको, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। सेकेंड है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला क्या होता है बायोलॉजिकल नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। Both the words in the biological name when handwritten are separated, underlined or the printed in italic to indicate their Latin origin। अगर प्रिंट करा रहे थोड़ा लैटिन ओरिजिन में थोड़ा तिरछा होता है उसमें, ठीक है,
और अगर हम सीधे लिख रहे हैं तो पहला नेम तो कैपिटल होगा और दूसरा इसका जो भी है स्पीशीज एपिथेट का है वो पहला नेम जेनेरिक नेम का जो पहला नेम होगा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और देखिए जब अगर हम इटैलिक में लिखते हैं तो अगर प्रिंटेड करवा रहे तो वो इटैलिसाइज्ड हो जाएगा, थोड़ा तिरछा वाला हो जाएगा। और अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हम नॉर्मली अगर हम हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या होगा, हमें इसको अंडरलाइन करना है इनके नेम को। ठीक है, क्लियर। अब देखिए द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, और जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा जो होगा आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया था, आप ये गलती मत करना। ठीक है, दूसरा क्या है, स्मॉल लेटर से लिखते हैं इसको। एंड विद स्मॉल लेटर इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका लिन। और इसके बाद क्या होता है, कभी इसके आगे LINN मतलब लिन मतलब लीनियसनेस की डिस्कवरी की थी तो साइंटिस्ट का नेम भी लगा दें। ओके, अब ये हो गया आपका ख़त्म आपका नोमेनक्लेचर। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसके आगे का जो पैरा है वो पढ़ती हूँ। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, और ऑथर का नेम उसके स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा। जैसे मैंने बोला जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखा, उसके बाद LINN, इसका मतलब यही क्या है, इसकी डिस्कवरी कैरोलस लिनियस ने करी थी। उसके बाद आ जाते हैं इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस, और ये इंडिकेट करता है कि जो ये स्पीशीज थी सबसे पहले डिस्क्राइब करी थी लिनियस ने। ठीक हो गया। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make the possible. अब देखो कुछ, अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म का जो इनको नेम देना इम्पॉसिबल सा लगता है, बट इसके लिए एक प्रॉपर डिवाइस होनी चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसलिए हमने इसको क्या करा, एक दूसरा तरीके से इनको पहले क्लासीफाई कर लिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन है क्या, पहले ये देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। और क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक ग्रुप को एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसमें पूरा ग्रुप आ जाता है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, एंड कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब देखो इसको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स। तो ठीक है, हम उनके इजी जैसे जिसके सेम से कैरेक्टर हो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, एक क्लास में रख दिया उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट। अब देखो सबको हम अलग अलग पढ़े तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो डॉग जैसे सारे जो डॉग लग रहे हैं उनको सबको एक कैटेगरी में रख दिया, कैट को एक कैटेगरी में, एक जैसे प्लांट्स जो दिखते हैं उनको एक कैटेगरी में, एक जैसे एनिमल्स जो दिख रहे हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, वरना सबको अगर एक एक को हम देखने लगे तो सबका नॉमेनक्लेचर करना बहुत टफ हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं the moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in the group. And what image do you see when you think of dog? अब देखिए जब आप डॉग के बारे में सोचते हो सीधे डॉग की इमेज बन जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वैसे ही अगर आप कैट के बारे में सोचते हैं, कैट का आपका अगर कैट की इमेज फॉर्म हो जाती है, अगर किसी प्लांट के बारे में सोचेंगे तो प्लांट की इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये यही लिखा है इसमें सब। ठीक है, और अगर आप मैमल के बारे में अगर आपको सोचना है मैमल के बारे में, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ मैमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर्स। ठीक है, अब अगर मैमल के बारे में सोचना है तो एक्सटर्नल बॉडी हेयर और ईयर आपके बारे में आप सोचेंगे। और अभी मैमल का एक कैरेक्टर और होता है मेमोरी ग्लैंड, उसके बारे में आप देखेंगे। एंड लाइकवाइज इन द प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट्स, नॉट ऑफ राइस एंड एनी अदर प्लांट। अब देखिए कभी अगर हम सोच रहे हैं वीट प्लांट को सोचे, सीधे हमारे जो ब्रेन में इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, वीट प्लांट की बनेगी, ना ही किसकी बनेगी, वीट प्लांट की ही बनेगी, ना ही हमारे पास चावल की बनेगी। ठीक है, मतलब राइस की बनेगी। उसके बाद देखिए हेंस ऑल दीज डॉग्स कैट्स मैमल्स जिनके बारे में भी हमने बात करी है, वीट राइस प्लांट्स एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरी है। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए इसको यूज़ करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। अब जो इनके लिए जो जैसे हमने इनकी जो अलग अलग कैटेगरीज कर दी है, डॉग्स कैट्स वीट, ये सारी क्या है, इनको साइंटिफिक कैटेगरी में रखते हैं। इन कैटेगरीज को बोला है इन्होंने टैक्सा। ठीक है, टैक्सा और कैटेगरीज एक ही चीज़ है, आप ध्यान में रखिएगा।
Here you must recognize the taxa can indicate categories at very different level. ठीक है, ये taxa ही डिनोट करता है categories को different level में. Plants also form a taxa, और plants भी क्या करते हैं, taxa form करते हैं. And wheat is also a taxa. wheat भी क्या है, गेहूँ एक taxa है. Similarly animals, mammals, dogs are all taxa. ये सब क्या है, taxa है. But you know that a dog is a mammal and mammal are animal. और आपको पता है dog क्या है, एक mammal है, और mammal क्या होते हैं, animal होते हैं. And therefore animals, mammals and dog represent taxa at different level. और ये animal और जो ये सारे animal, mammal और taxa है, ये सब क्या कर रहे हैं, different level पे होते हैं. Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. अब उनके characters के basis पे all living organism को हम क्या कर सकते हैं, different taxa में divide कर सकते हैं, या फिर different categories में अलग कर सकते हैं. Okay? This process of classification is taxonomy. अब taxa है तो taxa में अगर हम इनको अलग अलग taxa में रखते हैं, taxa की बात जब हम कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, taxonomy. अगर हम इसको अलग अलग उसमें रख रहे हैं, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कैटेगरीज को अलग अलग रखते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं. ठीक, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा यहाँ तक. अब इसके आगे देखते हैं. आप साथ साथ में अंडरलाइन करते जाना जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, जो भी ब्लैक पेन से ये ब्लैक उससे लाइन लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, और जहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताती जाऊँगी आपको. ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अगर हम देखें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल के development process and ecological information of the organism are essential and form the basic of the modern taxonomic studies. अगर हम देखें जो developmental process या फिर ecological information के बेसिस पे organism are essential to form basic modern taxonomy. organism को क्या करना चाहिए, organism को essentially basic taxonomy form करनी चाहिए. जैसे hence अब देखें hence characterization सबसे पहले, ये important है. अब लाइन आ रही है, सबसे पहले आप देखें characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that basic taxonomy. ये पूछा जाएगा बेसिक टैक्सोनॉमी के क्या क्या बेसिक टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती है. जैसे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे अलग अलग उसमें, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे. फिर नॉमेनक्लेचर बात पा रहा है. सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देख दिए, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया क्या है, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया, फिर उसका नॉमेनक्लेचर किया, और फिर क्या करा, हाँ फिर लास्ट में क्या करा, नॉमेनक्लेचर उसका करा. अब देखो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है. ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेराइटी और वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़. अब देखो ये कोई नई बात नहीं है टैक्सोनॉमिक, ये कोई बहुत नई बात नहीं है किसी चीज़ की. क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन करना कोई नई बात नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या हुए पहले से ही क्यूरियस रहे नई चीज़ों के बारे में जानने में, या फिर अपने यूज़ के लिए उनको यूज़ करने के लिए. ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करने के लिए नई चीज़ों को कुछ इंसान करते रहे हैं. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है. ओके, and in earlier days human being needed to find sources for their basic need of food, clothing and shelter, and hence the earliest classification were based on the use of various organisms. इसीलिए देखो अब पहले का जो स्टार्टिंग का था क्लासिफिकेशन था वो यूज़ के बेसिस पे था, क्योंकि पहले हमें सबसे पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, इतने घर बनाने नहीं आते थे, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, हमारे पास कपड़े नहीं थे, तब क्या करते थे बेसिक नीड के लिए चीज़ों की क्लासिफिकेशन किया, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो हमारी बेसिक नीड थी. बट अब आगे और इतना साइंस इतने आगे बढ़ गई है, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें, तो हमें और कुछ नया चाहिए. ठीक है, तो इनके बेसिस पे, तो इसीलिए जो पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था स्टार्टिंग में वो यूज़ के बेसिस पे, यूज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बेसिस पे था. ठीक है, Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them. Human being खाली उनकी diversity के बारे में जानने में interested नहीं है, but उनके बीच में क्या relationship है इसको भी जानने में मतलब इसको भी जानने में interested है. ठीक है, तो आपको
आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। लाइट चली गई है क्योंकि, तो लाइट थोड़ा कम हो गई होगी, तो आप लोग मैनेज कर लेना, शायद आवाज़ भी कम आए। इसके बाद देखिए, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज द सिस्टमैटिक्स। और देखो इसी ब्रांच को क्या बोला है, सिस्टमैटिक्स। देखो पहले क्या करा, उनको पहचाना, कोई नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, फिर क्या करा, उसका आइडेंटिफाई कर, किसी ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई करा, फिर उसके बीच में रिलेशनशिप देखे कैसे हैं, उसके बाद क्या करा, इसी को क्या बोलता है, और इसी ब्रांच को क्या बोल रहा है, इसी ब्रांच को क्या बोल रहा है, जब इसकी स्टडी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, चीज़ों को कैरेक्टराइजेशन किया, फिर उसको आइडेंटिफाई करा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया, फिर नॉमेनक्लेचर कर दिया, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टम से बिल्कुल चल रहे हैं। एंड द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड से आया है, एंड लैटिन वर्ड एंड सिस्टमा से आया है, एंड विच मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा का मीन्स होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। एंड Linnaeus used a Systema Naturae as the title of his publication. Linnaeus ने एक Systema Naturae एक बुक लिया, उसकी पब्लिकेशन का नाम था सिस्टमा नेचुरे, एंड द स्कोप सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एंड एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। और ये बाद में इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करा, नॉमेनक्लेचर के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, एंड सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब देखो जो सिस्टमैटिक्स है इसमें क्या आ जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब हमारे एंसेस्टर से जुड़े हुए कैसे हमारे रिलेशन उनके साथ थे, ये सारी चीज़ें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी यहाँ से आ गया था। ठीक हो गया, तो ये इतना हो गया हमारा। आज हमने देखा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हमने पूरा देख लिया। इससे पहले हमने देखा था व्हाट इज लिविंग, और उसके बाद हमारा बचा है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को करने, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी थोड़ा सा है। उसके बाद आपकी जो नई NCERT होगी उसमें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज किंगडम तक होगा, और जो आपकी पुरानी NCERT होगी उसमें टेक्सोनोमिकल एड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको टेक्सोनोमिकल एड्स भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके नीट में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको देखना है, क्योंकि अभी नई NCERT में गायब करें, बट आपकी पुरानी NCERT में या अभी मतलब पुरानी NCERT में थे, तो इसको चेंज हुए ज़्यादा साल नहीं हुए, अभी ये चेंज हुआ है, तो ये हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको रेडी रहना है और आपको इसको ध्यान में रखना हुआ है। और इसके बाद आपको क्या करना, रीड करना है। अगर मुझे टाइम मिला तो कल को फिर मैं ये वाला टाइम मिलेगा तो इसके बाद कल को मैं ये पूरा टेक्सोनोमिक ऐड और ये आपका टैक्सोनोमिक कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और सिस्टमेटिक तरीके से हम बिल्कुल एक एक चैप्टर को पूरा करते जाएंगे, और NCERT के एक एक लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। और अपने नोट्स बनाए, अपनी कॉपी पेन लेके बैठे रहें, और जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में नोट करवाऊंगी वो आपको लिखना है, और जो भी चीज़ें इसमें अंडरलाइन करनी होंगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर बहुत ही छोटा, पहले ही छोटा चैप्टर था, अब और छोटा हो चुका है। तो इसमें हम देखेंगे आज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सा टॉपिक, कौन सा पेज हम पढ़ रहे हैं। तो classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each steps represent rank or category. Okay, classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which each step represents rank और category। जो classification है वो single step में नहीं होता है, इसमें बहुत सारी hierarchy होती है जिनको क्या बोलते हैं, rank बोलते हैं या फिर categories बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद since the category is a part of overall taxonomic arrangement, और जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, पार्ट है, ओवरऑल अरेंजमेंट का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो एक लेवल पे नहीं, बहुत सारे लेवल पे हो रहा है, उसी को हम हायरार्की बोल रहे हैं, और इन्हीं को रैंक या फिर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोल रहे हैं, ओके। इसके बाद देखिए, एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनोमिक हायरार्की, और सारी कैटेगरीज को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनोमिक हायरार्की।
ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हर एक एक कैटेगरी होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आप आ सकता है आपका, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, तो हम किसको बोल रहे हैं, ईच कैटेगरी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आगे देखते हैं इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। और ये क्या हो रहा है, जो कैटेगरी या फिर रैंक जो शो कर रहे हैं, हम इनको क्या बोल रहे हैं, इनको हमने एक साथ क्या बोल दिया, टैक्सॉन बोल दिया। ओके, टैक्सॉन सिंगल मतलब सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा इसका प्लूरल वर्ड हो गया। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। हम इनको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, आगे देखेंगे। जैसे इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। जैसे देखो इंसेक्ट्स में क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ये इंसेक्ट का ग्रुप क्या करता है, सेम चीज़ें शो करता है ना, सेम कैटेगरी मतलब सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो करता है। सबके पास देखो क्या होंगे, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, 3 पेयर होते हैं ना, मतलब 3 इधर 3 इधर, 6 होते हैं आपके। जो इंसेक्ट है उसके लेग कितने होते हैं, 6 होते हैं और 3 पेयर होते हैं। ठीक है, तो सभी सारे जो इंसेक्ट होते हैं सबका ऐसे ही होता है। अब देखिए, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, जो इंसेक्ट क्या है वो क्या है, हमारे कंक्रीट ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे क्लासीफाई हो सकते हैं एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। हम इनको क्या दे सकते हैं, रैंक या फिर कैटेगरी दे सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। कैन अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आप ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे रिमेंबर ग्रुप्स ऑफ रिप्रेजेंट कैटेगरी, जैसे ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट कीजिए जो मतलब रिमेंबर कीजिए जो कैटेगरीज को शो करती है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और कैटेगरी को ही आगे बढ़ के हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। कैटेगरी को ही रैंक बोल रहे हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऊपर भी यही लिखा था, ठीक है, नीचे भी यही लिखा है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या बोल रहे हैं, कैटेगरी या फिर रैंक बोल रहे हैं। These taxonomic groups, categories and distinct biological entities एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। देखो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ पे बेस्ड हैं, ना ही सिर्फ बाहर से। मतलब हम इनको देख रहे हैं इंटरनली भी, अगर हम इनकी बात करें तो अलग अलग तरीके से देखा है, ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली देखा है। ठीक है, इनको हमने बायोलॉजिकली भी देखा है, ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मतलब मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बाहरी चीज़ों पर। अगर बायोलॉजिकल बात करें तो हमने साइंटिफिक बेसिस पे उसको देखा है, तो हमने उसको दोनों तरह से देखा है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बात नहीं करी है। ओके, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division. Include those in the plants and animal kingdom have species as the lowest category. अब देखिए, जो taxonomical studies में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल कॉमन कैटेगरीज होती है। जैसे किंगडम, ठीक हो गया, सबसे बड़ा जो हमारा वो है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे मान के चले तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है किंगडम है, मतलब सबसे हायर लेवल पे जो है किंगडम है। ठीक है, उसके बाद किंगडम के बाद नीचे आता है फाइलम। अब किंगडम के बाद फाइलम आ रहा है। फाइलम तो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, बट डिवीज़न हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, फाइलम और डिवीज़न एक ही चीज़ है। एंड क्लास, फिर उसके बाद आते हैं और नीचे आ जाते हैं क्लास, फिर और जाते हैं ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक, कैटेगरीज को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर मैं इसको आप बताऊंगी आज, तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आप ज़िंदगी में इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और कैसे हमें इसको अरेंज करना है ये देखेंगे। सबसे पहले विराट कोहली को सब जानते हैं, तो कोहली लिख लीजिए। कोहली प्लेस, क्या प्ले करते हैं विराट कोहली, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड, ये ठीक है, फ्लैट ग्राउंड सरफेस। साफ, तो देखिए, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो अगर ये आपको ये लाइन याद होगी ना, तो आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो कोहली से आपका आ गया किंगडम, फिर प्लेस से फाइलम, फाइलम एनिमल्स के लिए आ गया, और प्लांट्स के लिए आपका आ गया डिवीजन। उसके बाद क्रिकेट, क्लास, क्रिकेट का सी उठा लिया, फाइलम का पी, किंगडम का कोहली का के, सॉरी,
ओके, ऑन, ऑर्डर, फ्लैट, फैमिली, आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फैमिली, ठीक है। ग्राउंड, जीनस, ग्राउंड जीनस, ऐसे स्पीशीज। तो सबसे हायर लेवल पे कौन है, जैसे मैंने ये लिखा है ना ऊपर से नीचे, तो आपको क्या देखना है, इसको ऊपर से नीचे देखना है। देखिए, कोहली किंगडम फिफ्थ प्लेस, क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ठीक है। कोहली क्या करता है, फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे खेलता है। तो आपको देखेंगे के से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और यहीं पर आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। अगर कॉमन कैरेक्टर की बात बोलेंगे तो उसको छोटा आदमी होगा, जो हम लोग जब बचपन में होते हैं तो हमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर होते हैं। जल्दी एक एक बात पर गुस्सा हो जाते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और सारे बच्चों को कॉमन कैरेक्टर होते हैं। तो जब छोटे होते हैं तो हम क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर, मतलब स्पीशीज में कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे स्पीशीज में और कॉमन कैरेक्टर सबसे कम होंगे किंगडम में। किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होंगे, ये याद रखना। सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होंगे किंगडम में, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे आपके स्पीशीज में। और कॉम्प्लेक्सिटी, और जो बिहेवियर में कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ते जाती है ऊपर को जाने पर, मतलब किंगडम में सबसे ज़्यादा होगी और स्पीशीज में कम होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद कर लेनी, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। आप अगर इससे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया था कौन कौन से हो गए, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन, उसके बाद आ जाते हैं किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग those in the plants and animal kingdom have species as the lowest category। और स्पीशीज सबसे नीचे इसीलिए लिखा मैंने क्योंकि क्या है, ये लोवेस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज लोवेस्ट कैटेगरी है। इसके बाद हम देखेंगे, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम इनको अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लास में कैसे रखें। The basic requirement is the knowledge of the characters of an individual or a group of organism। जो basic requirement है किसी individual के या फिर उसके group के, हमें character पता होने चाहिए। This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे क्या पता चलता है हमें, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़, जो जो उनमें समानताएं हैं या जो जो उनमें विभिन्नताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज़, ठीक है। लोवेस्ट कैटेगरी स्पीशीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़। अब जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम किसी ग्रुप में किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, उसमें क्या होते हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पीशीज़। जब किसी ग्रुप में किसी इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसमें क्या हो रही है, सिमिलैरिटीज़ हो रही हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पीशीज़ बोलते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब हम देखो एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, हम देख सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होंगे वो अलग अलग होंगे, बाहर से वो दोनों दिखने में थोड़े अलग होंगे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होंगे। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबेरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियोलायन। अब ये आपको याद होना चाहिए, जो मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का नेम है साइंटिफिक, और सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का नेम है, और पैंथेरा लियो बोले तो लायन का नाम, लियो पैंथेरा लियो लायन, ठीक है, लायन का नेम है। आपको ये याद होना चाहिए, जो मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का नेम है, और सोलेनम ट्यूबेरोसम बात करें पोटैटो का नेम है, और पैंथेरा लियो बोले तो लायन का नेम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। All the three names indicate indica, tuberosum, leo represent the specific epithet, while the first one Mangifera, solanum, panthera and genera and all represent another higher level of taxonomic category, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला देखो, सबसे जो उनका जो बाद में हो गया, मतलब स्पीशीज को आप सरनेम याद कर लो, सरनेम, ठीक है, सरनेम।
और जो जीनस है उसको सिर्फ खाली नेम समझ लो, खाली याद करने के लिए। किसी का नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल सा नेम आएगा, उसका जीनस हो गया। उसके बाद जो उसकी सरनेम, एज फॉर सरनेम, एज फॉर सरफेस, एज फॉर स्पीशीज़ याद कर लो, सरनेम। जो उसका सरनेम होगा उसको स्पीशीज़ से लिखने। तो देखो जो इनका जैसे लायन, पैंथेरा लियो है लायन का नेम, तो पैंथेरा लियो जो होगी उसकी स्पीशीज़ हो गई, और पैंथेरा मतलब उसका जीनस हो गया। तो पहला वर्ड जो होगा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड उसके नेम का किसका, स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism। अब देखो हर जीनस में क्या होते हैं, वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें स्पेसिफिक एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ठीक है, एपिथेट हो सकते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। पर इनमें क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी, ये बाहर से दिखने में क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ एन अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, एंड द सोलेनम इंक्लूड द स्पीशीज लाइक निग्रम एंड द मेलोंजिना, ठीक है। अब देखो जैसे पैंथेरा सिर्फ लॉयन का नहीं है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। पैंथेरा उसकी देखो उसका जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग भी हो सकता है, और क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजी, पैंथेरा टिग्रिस कौन है, पैंथेरा टिग्रिस आपके टाइगर का नेम है, टाइगर से टिग्रिस याद कर लें, टाइगर का। और पैंथेरा लियो क्या है, लायन का नेम है। देखो दोनों का जीनस तो सेम है बट स्पीशीज अलग अलग है। तो पैंथेरा लियो हो गया आपका लायन का नेम, और पैंथेरा टिग्रिस नेम से याद आ रहा टाइगर का नेम, ठीक हो गया। और जैसे वैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम हमने देखा पोटैटो का, तो सोलेनम जैसे उसमें आता है निग्रम आता है, और एक मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है, ब्रिंजल का नेम है आपका। और ये सारे क्या हो गए, अलग अलग, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा अलग दिखते हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो, ठीक है। अब जो ह्यूमन बीइंग की सेपियंस हमारी स्पीशीज़ है वो किससे आया है, उसका जीनस क्या है, होमो सेपियंस हमारा पूरा नेम है, तो होमो क्या है, उसका जीनस है। द स्पेसिफिक नेम दस फॉर द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस, इसलिए जो स्पेसिफिक नेम है हमारा ह्यूमन बीइंग का होमो सेपियंस लिखते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा जो स्पीशीज़ था वो खत्म हो गया, हमने स्पीशीज़ पढ़ लिया, ठीक है। लोवेस्ट कैटेगरी होती है, ये याद रखना आपको, और जो किसी के नेम में सर नेम लगाना होता है स्पीशीज़ लगा दो, ओके। इसके बाद आ जाता है जीनस, वो याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। अब देखो जीनस कैसे बनेगा, जब बहुत सारे स्पीशीज़ का ग्रुप होगा। अब इतनी सारी स्पीशीज़ का ग्रुप होगा तो क्या बन जाएंगे, जीनस बन जाएंगे। तो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैव मोर कॉमन कैरेक्टर इन कॉमन इन द कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ द अदर जेनेरा, ठीक है। उसमें क्या होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर होंगे उन स्पीशीज़ को, उसको किस में रख दिया, जीनस में रख दिया। एंड वी कैन से दैट द ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। अब देखो ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़, ब्रिंजल की दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बट दोनों को क्या रखा है, एक ही ब्रिंजल की अगर दो स्पीशीज़ है उसको हमने एक ही जीनस में रखा है, ठीक है, सोलेनम जीनस में रखा है। अब लियो जैसे लायन का पैंथेरा लियो हो गया, लेपर्ड का पैंथेरा पैडस, देखो लेपर्ड पैडस, ठीक है, लेपर्ड पैडस और पैंथेरा पैडस, और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का हो गया। वाई द सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल द स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, एंड दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स एंड फेलिस कैट्स, ठीक है। अब ये देखो ये सारे एक ही उसमें तो हैं, ये सारे क्या है, इनकी जो जीनस है वो सबका पैंथेरा है, बट ये इनको एक जीनस से अलग रखा गया है, वो है आपका फेलिस होती है कैट की फैमिली, कैट से थोड़ा अलग लगती है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। तो ये क्या है, फेलिस कैट की फैमिली है, और फेलिडेई कैट की फैमिली है, और कैनिडेई बात करें आपकी डॉग की फैमिली है। ये भी आपको आना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट है जीनस। देखो अब देखो स्पीशीज़ और जीनस को मिला के क्या बन जाएगी, हमारी फैमिली बन जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। अब ये सारे जो जेनेरा को मिला के हम क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, कम से कम सिमिलैरिटीज हो एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज। जीनस मतलब जीनस और स्पीशीज से कम सिमिलैरिटीज होंगी, बट थोड़ा सिमिलैरिटीज होंगी, तो वो क्या बनाती है, हमारी फैमिली बनाती है।
Families are characterized on the basis of the both vegetative and reproductive feature of the plant species. अगर हम plant species की बात करें तो इसमें vegetative और reproductive दोनों मेथड की बात हम करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा vegetative मीन्स होता है asexual mode of रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, या फिर जैसे प्लांट की किसी पार्ट से ही बर्डिंग हो जाए या फिर ये सारी चीज़ें हो तो इसको क्या बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्टिव पार्ट किसमें होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद आ जाता है अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा कौन सी फैमिली में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो थी फैमिली सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा जो ये आते हैं आपकी सोलेनेसी में आते हैं। सोलेनम ये लिखना है आपको, ये सब किसमें इंक्लूड करते हैं हम, कौन सी इसमें इंक्लूड करते हैं इसको, सोलेनेसी फैमिली में, सारे सोलेनेसी में आते हैं, सब सोलेनेसी में आते हैं, ठीक है। सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा कौन सी फैमिली में आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है और वापस से आ सकता है। ये कौन सी फैमिली में आपके, ये है आपके सोलेनेसी फैमिली में। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस जिनका पैंथेरा कंपैरिजन लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडे। अब देखो इनको क्या रखा है, इनका जीनस जो है इनको किसके साथ रखा है, जो फेलिस है कैट की फैमिली है, इनको फेलिस मैंने अभी बोला था कैट की फैमिली, और कैट्स को किसमें अलग फैमिली में रखा है, कैट की फैमिली होगी आपकी फेलिडे, ठीक है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेज एज वेल। अब देखो कैट और डॉग की फैमिली को आप देखेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज भी आपको मिलेंगी उसमें और कुछ डिफरेंसेज भी मिलेंगे, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड इन 2 डिफरेंट फैमिलीज, और इसीलिए इनको क्या रखा गया है, 2 अलग अलग फैमिलीज में रखा है। कैट को रखा है फेलिडे के फैमिली में, और कैट को रखा है फेलिडे फैमिली में, और डॉग को रखा है कैनिडे। ओके, इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ लास्ट है हमारा, ये है आपका चौथा जो नंबर पर आया आपका ऑर्डर आया। यू विल हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। और जो ये फैमिलीज और स्पीशीज़ और जीनस ये सब क्या है, ये क्या है, इनमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जनरली ऑर्डर एंड द अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आप देखो इसमें थोड़े कॉमन कैरेक्टर होते हैं जैसे, और हायर कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे इसमें इसके बाद ऑर्डर, फिर आपके फाइलम, डिवीज़न, ये सारी चीज़ आएंगी, उससे थोड़ा सिमिलैरिटीज होती है। कॉमन कैरेक्टर में होते हैं थोड़े बहुत, एंड देखो सबसे ज़्यादा वाला तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर सबसे नीचे होंगे, फिर धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। Order being a higher category is the assemblage of the family which exhibit a few similar character। और देखो ये थोड़ा हायर लेवल पे आ गई, इसमें थोड़े से ही सिमिलर कैरेक्टर होंगे। The similar characters are less in number compared to different genera included in family। अब देखो इससे पहले क्या था, फैमिली थी, तो फैमिली से मतलब इसमें सिमिलर कैरेक्टर होते हैं बट बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। अभी हायर लेवल पर आ चुकी है, ठीक है, ऑर्डर पे अब कम होने शुरू हो गए कॉमन कैरेक्टर। द प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। जो कॉन्वोल्वुलेसी होता है एंड सोलेनेसी, इन दोनों को हमने ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए। अभी तक देखिए इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट हो रहा है मैं बोल रही हूँ, अंडरलाइन करके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पूरी एनसी पूरा हम सोचते हैं नहीं, एक एक चीज़ के चक्कर में हम जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। एक एक चीज़ तो आपको देखनी ही है सारी चीज़ें, बट जो इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। जो कॉन्वोल्वुलेसी है और सोलेनेसी है, ये दोनों को किस में रखा गया, हमने ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा है। एंड मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, और इनको किस पे रखा गया, फ्लोरल कैरेक्टर, इनके फ्लावर के कैरेक्टर के बेसिस पे रखा है। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडे, और जो फेलिडे एंड कैनिडे, ठीक है। अब जो कार्निवोरा फैमिली है, इनको फेलिडे जो डॉग की फैमिली थी,
और जो कैट की फैमिली थी फेरिडे एंड कैनिडे जो डॉग की फैमिली थी उनमें रखा गया। इसके बाद आ जाता है हायर लेवल पे, और थोड़ा ऑर्डर से ऊपर जाएँ तो हमारा आ जाता है ऑर्डर से ऊपर लेवल क्या है क्लास। ठीक है, अब देखते हैं क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो, इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स, अब देखो इसमें जो जैसे स्पीशीज़ को मिला के क्या बना हमारा जीनस, फिर जीनस को मिला के फिर हमारा बना फैमिली, फिर फैमिली को इंक्लूड करके ऑर्डर बना। ठीक है, अब ऑर्डर को इंक्लूड करके हमारा जो क्या बनेगा क्लास। अब देखिए दिस इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी। अब देखो ऑर्डर प्राइमेटा में क्या क्या आते हैं, जैसे मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिब्बन इन प्लेस इन द क्लास मैमेलिया। गोरिल्ला, मंकी, गिब्बन, ये सबको किस में रखा है, सबको मैमेलिया में रखा है। ठीक है, इनका जो क्लास है, इनकी जो क्लास है वो मैमेलिया है। एंड मैमेलिया along with the order Carnivora that include animals like tiger, cat and dogs. Class Mammalia has other order also. अब देखो जो ये थे जैसे गोरिल्ला, मंकी, गिब्बन, ये थे, इनको हमने किस में रखा, एक इनको मैमेलिया में रखा, और साथ ही में जो फेलिडे फैमिली जो कैट की फैमिली थी और कैनिडे जो डॉग की फैमिली थी, इनको भी हमने किस में रखा, मैमल्स में रखा। ये क्या है, सब मैमेलिया है। उसके बाद आ जाता है फाइलम। फाइलम देखिए, फाइलम क्या होता है, और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज़ करते हैं, फाइलम एनिमल्स के लिए। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, और क्लास जिसमें एनिमल्स आते हैं जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज कॉल्ड फाइलम। अब देखिए इसमें क्या आता है, कुछ क्लासेस ऐसे होती है जिसमें फिशेस आ जाती है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इन सबको क्या बोला हमने, ये सब मिला के एक कंस्टिट्यूट करते हैं फाइलम। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. इसमें notochord के presence और absence पे depend करता है, एंड इनका जो डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो इनका न्यूरल सिस्टम होता है डॉर्सल होता है एंड हॉलो होता है, आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। और इनको सब में इनको किस में हमने इंक्लूड कर रखा है, फाइलम कॉर्डेटा पे इंक्लूड कर रखा है। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अब देखो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स की हम देखें, कुछ जो क्लासेस को हमने इससे पहले की जो कैटेगरी थी हमारी क्लासेस थी, इनको इंक्लूड करके क्या बन गया हमारा डिवीज़न। ओके, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनको डिवीज़न रखते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट एंड हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक रहने वाला है वो है आपका जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है किंगडम। किंगडम में देखिए मोर कॉमन कैरेक्टर तो नहीं रहते और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाती है। अब देखते हैं ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू दी हाईएस्ट कैटेगरी। अब देखो जो अलग अलग फाइलम्स आते हैं वो हाईएस्ट कैटेगरी में हम इसको क्या करते हैं, रखते हैं। कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। अब देखो सबसे बड़ा किंगडम जो एनिमल्स के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम रखा गया उसको एनिमल किंगडम बोला, और प्लांट्स के लिए प्लांट किंगडम, ये प्लांटी। ऑन द अदर हैंड इज द डिस्टिंक्ट एज कंपेरिजन and comprises all the plants for the various division, and henceforth we will refer to these two groups and as animals and plant kingdom। हमने इन दोनों ग्रुप्स को क्या करा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order स्टार्टिंग विद स्पीशीज़। अब देखो अगर हम देखें बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर को क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में रखा है, असेंडिंग क्रम में रखा है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको रखा है, जब नीचे से ऊपर को जा रहे हैं तो असेंडिंग, धीरे धीरे बढ़ रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। These are broad categories, और ये क्या है, broad categories है। However, taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in, अब देखो तुम्हारे पेज NCERT पे एक डायग्राम बना हुआ है, मतलब एक इमेज दी हुई है, उसमें स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर किंगडम, कोहली प्लेस, क्रिकेट इन ऑन फ्लैट ग्राउंड्स, वैसे दिया है जैसे मैंने लिखा था, ऐसे दिया। ठीक है, आपको देख लेना है। इसके बाद for example we go higher from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing। अब देखो
जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे, डिक्रीजिंग। अगर हम नीचे अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएं, मैंने सबसे पहले बताया था, अगर स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। ये क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, आपको ध्यान देना है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट द नंबर्स within the taxon share, and higher the category and greater is the difficulty of determining the relationship to the taxa at the same level, hence the problem of classification become more complex। अब देखो जैसे जैसे हम नीचे लोअर लेवल से ऊपर को जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसमें जो ऊपर को जितना हायर कैटेगरी में जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, जैसे जैसे हम नीचे से स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। ओके, तो अब आपके उसमें एक टेबल बना हुआ है, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है नीट में टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये टेबल तो पूरी आपको ऐसे याद कर लेनी है बिल्कुल। अब आपका देखिए इसके बाद आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स था, ये सारी चीज़ें थी, ये सब हट चुकी है, आप रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, तो ये आने वाला है नहीं, इसलिए आपको जितना सिलेबस और भी कम हो गया उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ठीक है। तो आपको देखना है इसके बाद देखिए जो ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये बनी है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको जो कॉमन नेम है मैन का, होमो सैपियंस, ठीक है, बायोलॉजिकल इसका नेम है, मैन का कॉमन नेम मैन हो गया, और जो बायोलॉजिकल नेम है इसका होमो सैपियंस है। एंड जीनस होमो, जीनस पहला वर्ड उठा लो और स्पीशीज़ इसका दूसरा वर्ड उठा लो, होमो क्या हो गया जीनस, स्पीशीज़ हो गया आपका सैपियंस, ठीक हो गया। इसके बाद हमने अभी देखा था मैन को हमने कौन सी क्लास में रखा था, मैमेलिया में लास्ट में आ जाओ, और इसमें क्या हो गया, फैमिली हमारी होमिनिडेई है, होमो से याद कर लेना, फैमिली होमिनिडेई। एंड जो ऑर्डर था हमारा क्या था, प्राइमेटा, ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा, और फाइलम हमारा कॉर्डेटा हो, ठीक है, कॉर्डेटा हमारा फैमिली हो गया, कॉर्डेट्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे जो हो गया हम क्या है, कॉर्डेट्स है। उसके बाद हाउस फ्लाई का नेम है मस्का डोमेस्टिका और मस्का, इसका पहला नेम ले लो, मस्का को ले लो तो ये जीनस हो गया, और एम से मस्का, एम से म्यूसिडेई फैमिली से इसको लिया गया है। और डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, और जो इंसेक्टा हम बचपन से इंसेक्ट को क्लास इंसेक्टा पढ़ते आए हैं, तो ये तो याद ही होगा आपको, जो इनकी क्लास होती है वो इंसेक्टा होती है, और ये इसका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ द एनिमल किंगडम। ओके, उसके बाद आप देखेंगे मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, ये तो बहुत बार इस चैप्टर में आ गया है, मेंजीफेरा इसका जीनस हो गया। और इसका जो एनाकार्डियेसी हो गया, इसका हो गया फैमिली। और अगर हम सेपेंडल्स की बात करें ये हो गया ऑर्डर, और इसकी क्लास हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट। अगर हम प्लांट्स की बात करें दो क्लास होंगी, डाइकॉट और मोनोकॉट, तो ये हो गया डाइकॉट। और उसका ये जो फाइलम है इसका डिवीज़न है मान लो वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। उसके बाद लास्ट बच गया हमारा वीट, गेहूँ, ठीक है, ट्रिटिकम मेस्टिवम इसका नेम है, और जीनस नेम ट्रिटिकम ले लो। उसके बाद जो इसकी फैमिली है, स्पीशीज़ इसकी होगी एस्टिवम, एंड इसकी फैमिली होगी पोएसी, और जो इसकी ऑर्डर हो गया पोल्स हो गया। और ये मोनोकॉट होता है, वीट हमने पहले बचपन से पढ़ा है, मोनोकॉट होता है वीट, और ये भी क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो इसलिए इसका जो डिवीज़न हो जाएगा वो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, और इसका वन शॉट मैं आज रात को अपलोड कर दूँगी, तो आपको देखना है ज़रूर से, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, और जितना हो सके बार बार एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप दुनिया भर की बुक सॉल्व कर लो, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, आप मेरी वीडियो से अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिली है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।